हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आईसीएआर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है 2022 में उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। किसका पेपर दोस्तों? आईसीएआर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैथ के जितने क्वेश्चन आए थे और सीजीएल सीएचएसएल का जो जैसे प्री होता है वैसे ही 25 क्वेश्चन इसमें भी मैथ्स के पूछे गए थे, जिसमें अरिथमेटिक और प्लस एडवांस, अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही पूछे गए थे। तो डेफिनेटली अगर आप एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल या फिर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, इवन मैं ये कहूंगा कि टीसीएस का कोई सा भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम टीसीएस ले रही है, तो आप जरूर से इस पूरे वीडियो को देखिए। और यही नहीं, आईसीएआर टेक्निकल असिस्टेंट के जो बाकी शिफ्ट हैं उनके भी सोल्यूशन की वीडियो में लाने वाला हूं, तो उनको भी जरूर देखिए। क्योंकि जैसे काफी लोगों ने कमेंट करके बोला कि काफी अच्छा लेवल रहा है इस पेपर का, इसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे लेवल के आए हैं, ये बिल्कुल सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल होगा, आप जरूर से इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो पेपर देखते हैं, और मैंने पेपर देखा तो सच में दोस्तों पेपर जो आया है वो बहुत अच्छे लेवल का आया है। अच्छा देखो, बिल्कुल इसी के जैसा एक अभी पेपर चल रहा था कुछ दिन पहले, मैं बता दूं आपको, मार्च में ही अभी एक पेपर चल रहा था, शायद आपने नाम सुना होगा एनवीएस का। ठीक है, एक मिनट, एनवीएस, ठीक है, जिसको नवोदय विद्यालय हम बोलते हैं, नवोदय विद्यालय समिति। तो एनवीएस का भी पेपर हुआ है, जैसे उसमें जूनियर असिस्टेंट का हुआ है, या फिर एएसओ का पेपर हुआ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, एमटीएस का पेपर हुआ है, लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए उसमें भी पेपर हुआ है एनवीएस का। ये भी 8 मार्च से शायद 11 मार्च तक चला था पेपर एनवीएस वाला। तो इसमें भी दोस्तों काफी अच्छे लेवल के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। जहां भी मैथ आई हुई है इसमें, किसी पोस्ट के लिए 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे और किसी में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत अच्छे लेवल का, बिल्कुल बैंकिंग और एसएससी दोनों को मिलाकर इसने मैथ पूछ लिया था। ठीक है, तो इसका भी आंसर की 18 तारीख को शायद आने वाला है, 18 मार्च को। तो उसके बाद इसके भी मैथ के पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। आप जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर ले। अपने लेवल पे मैं बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। मेरे एंड से जितना अच्छा सोल्यूशन रेडी हो सकता है मैं उतना अच्छा सोल्यूशन करके आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अगर आप आईसीएआर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर दिए हैं तो भी, या फिर आप एसएससी के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूर से ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। और अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, और यही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी नाम है अपने चैनल का। तो अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। अब देखो, जो लोग आईसीएआर के पेपर नहीं दिए हैं, ठीक है, आईसीएआर वाला पेपर जो लोग नहीं दिए हैं उनके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, और पॉज करने के बाद आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यही नहीं, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आगे आएंगे उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो में आगे उसकी सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं सॉल्व करना, लेकिन आप जरूर से पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास है, व्हेन the numbers this and this are divided by the greatest number m, the remainder in each case is n. What is the volume of 2m minus, value of 2m minus 3n? अब देखो, मुझे याद है जहां तक कि इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सीपीओ द्वारा, एसएससी सीपीओ। ठीक है, और इस टाइप का नहीं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया गया उसमें। और क्या किया, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे तो एम की वैल्यू पूछा जाता था। ठीक है, कि हर एक स्थिति में अगर शेषफल सेम मिल रहा है तो वो नंबर बता दो जिससे डिवाइड किया जा रहा है, या सबसे बड़ा नंबर बता दो। फिर इसके इस नंबर के अंकों का योग पूछा जाने लगा, सम ऑफ डिजिट्स पूछा जाने लगा, जो कि सीपीयू ने इंट्रोड्यूस किया 2020 या फिर 19 में किया था। और आईसीएआर ने उससे भी एक लेवल ऊपर कर दिया, इसने कुछ और ही पूछ दिया भाई कि एम की भी वैल्यू निकालो, एन की भी वैल्यू निकालो, और वही नहीं अब फिर इसकी भी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आईसीएआर में जो पेपर हुआ है इन्होंने काफी हद तक कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश किया है। आप देखेंगे तो मुश्किल से 25 में से आपको 30 to 35% यानी कि 30 से 35% आपको मिलेगा
जो कि इजी लेवल का क्वेश्चन है या फिर जिनमें कैलकुलेशन कम है। बाकी आप देखेंगे कि अप टू 70% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कैलकुलेशन आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन से डरते हैं फिर तो आप नहीं पार कर पाओगे आईसीएआर को। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या रहता है, बेसिकली जब रिमाइंडर सेम होता है तो ऐसे केस में हमें पहले तीनों का गैप लेना पड़ेगा और गैप लेकर के, जैसे आप इसका गैप देखो कि इसका गैप कितना है, फिर इसका गैप कितना है और फिर इनका गैप कितना है। ठीक है, तीनों का गैप लेना पड़ेगा। तो देखो अगर हम इन दोनों के गैप की बात करें तो आप बोलोगे कि 8 में से 6 जाएगा तो 2, फिर 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 13 में से 5 गया 8, 852 आ गया पहला अपने पास। ठीक है, दूसरा गैप अगर इनका देखते हैं आप तो 9 में से 8 जाएगा तो ये 1 आएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा 9, और ये बच गया 7 में से 3 गया तो ये 4 आ गया, और ये एक यानी कि 1491 आ गया दूसरा वाला। तीसरा भी देख लो, अगर तीसरा आप माइनस करते हो डायरेक्ट इसको इससे तो 9 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 3 अपने पास, और 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 4, और फिर ये 23 बचेगा। ठीक है, तो ये बच रहा है बेसिकली दिस वन इज 3। अब हमें क्या करना होगा, यहां से बात समझिएगा, जो m की वैल्यू आएगी दोस्तों, m की वैल्यू जो होगा वो HCF होगा इनका। m क्या होगा, HCF होगा। तो इनका HCF ले लो। देखो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इनमें जो हाईएस्ट नंबर हम कॉमन ले सकते हैं वो HCF बनेगा। आप देखो जरा, इनमें से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो आप बोलोगे कि कितना बच जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12। ठीक है, इसको 3 से काट दें तो 3 चौके 12 और 2 9 3 निम 27 और 3 सत्ते 21 आ जाएगा, और इसको 3 से काट दें 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 एक बार में ये आ रहा है। अभी देखो क्या ये 7 से कट रहा है ना, कुछ और कॉमन बन पा रहा है कि नहीं ये मैं देख रहा हूं। तो ये 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 7 एक बार में 41 इंटू 7 ये बन रहा है 7 7 जा 49 और 7 1 टाइम्स, ये 7 से कट रहा है, और ये 7 से काटें तो कुछ गलत माइनस कर लिया क्या हमने, 7 से ये कटेगा 71 से कट जाएगा लग रहा है ये भी। ठीक है, 71 से देखो एक बार में और फिर से एक बार में 11 इंटू 71 है ये भी 71 से ही कटने वाला था क्या भाई, 7 चौके 28 और 7 एक बार में, बिल्कुल ये भी मैंने गलत लिख दिया, ये भी 71 से कट रहा है। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है अपना 4 इंटू 71। देखो 4 एकम 4, 7 चौके 28। तो आप पा रहे हो कि अभी 71 भी इनमें कॉमन है बेसिकली। तो अगर 71 भी कॉमन है तो HCF कितना बन गया, ऑलरेडी 3 कॉमन था और 71 भी कॉमन है, यानी कि ये आ गया 7 या 21 और 3, m की वैल्यू आ गई 213। अब देखो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो n के लिए कह रहा है कि जब इनमें से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे, सॉरी किसी भी नंबर को m से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो n है। तो n की वैल्यू जानने के लिए हम डायरेक्ट डिवाइड ही कर देते हैं। देखो पहला नंबर मैं ले लेता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं किससे, m से, यानी कि 213 से। अगर 213 से आप डिवाइड करोगे दोस्तों 4 5 और 4 6 को तो कितना मिलेगा, आप देखेंगे कि एक बार में कटेगा 213, दो बार में कट जाएगा बेसिकली। ठीक है, दो बार में आप काट दो तो ये 21 दूना 42 और 3 दूना 6, ये बचेगा 14 में से 6 जाएगा 8, और ये होगा 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये कैंसिल होगा, फिर 6 आएगा तो ये एक बार में और कट सकता है। ठीक है, तो ये आ गया 213। तो ये कितना बच गया 3, और ये बच गया अपने पास 7, यानी कि जो n की वैल्यू हो गई वो 73 हो गई। अब जो आपसे पूछता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 2m यानी कि 21 दूना 42 और 6 और माइनस का 3n, तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21, ये माइनस कर दो, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 7, लास्ट में 7 आएगा, यानी कि ये अपना आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए अपने पास DI का है। इसमें क्या है, ये बोला गया है दोस्तों आपको, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल B in 17 and 19 is what percentage less than the total number of students who passed from school A and C together in 18 and 2020। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा भाई कि B से कितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं 17 में और 19 में। देखो B की वैल्यू अगर मैं लिखूं कि 17 और 19 में कितने अपियर हुए हैं तो आप क्या बोलोगे, देखो 17 में B से अपियर होने वाले कितने हैं, आप बोलेंगे देखो B से 17 में ये अपियर हुए हैं और 18 में कहाँ, 17 के बाद 19 में देखो 19 वाले में ये अपियर हुए हैं,
तो टोटल कितना हो गया 250 और 350 600, यानी कि बी में एपियर होने वाले 600 हैं। अब अगर हम ए और सी की बात करें, ये कह रहा है कि देखो ए और सी को लेना है हमें पास्ट स्टूडेंट, यानी कि जो ए और सी से पास हुए हैं कब 18 में और 2020 में, ठीक है 18 में और 2020 में जो पास हुए हैं ए और सी से। अब देखो 18 में ए और सी से कितने पास हुए हैं, तो आप बोले हैं कि 18 में ए से पास हुए हैं 240 और सी से कितने पास हुए हैं 250। तो ये हो गए कितने भाई, 2 और 2 490 बन गए ये। और प्लस देखो अब 18 के बाद ये कह रहा है कि 2020 में देख लो कितने पास हुए हैं ए और सी से। तो 2020 में ए से आप बोलोगे 270 पास हुए और सी से 340 पास हुए, तो कितना हो गया भैया, तो आप बोलोगे कि ये 0 7 4 11 और ये 2 और 3 5 और 1 6, यानी कि ये 6 4 10 1100 आ गया वैल्यू। तो अब आपको बताना है कि ये 600 जो है ये 1100 से कितना परसेंट कम है। तो आप बोलोगे दोस्तों कि 50% से थोड़ा छोटा अपना आंसर होगा, यानी कि ये हो सकता है। चलो मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। 50% से कितना छोटा होगा, आप बोलोगे कि 100 कम है, तो ज्यादा नहीं 5 के आसपास कम होगा, यानी कि डेफिनेटली ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो भी कैलकुलेट कर लो कि देखो ये वैल्यू 600 है और ये वैल्यू 1100 है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट ही कर दो। अब जो 6 है वो 11 से कितना परसेंट कम है, तो आप बोलोगे 11 से 5 कम है, 11 से 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9.09 और ये उसका 5 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 9 × 5 = 45.45, लगभग इतना आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप 100 लेके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप सीजीएल मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो जरूर से आपको परसेंटेज का इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल पाए बिना ये सब लिखे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से आपसे पूछा गया है, वो भी बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है, इजी क्वेश्चन है मैं मानता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो पढ़ा होगा ये उसी के लिए इजी है। क्वेश्चन है P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ की Q, यानी कि P जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q के स्क्वायर के, ठीक है। अब आपको देखो Q की वैल्यू दी हुई है कि जब Q की वैल्यू 4.5 है, P की वैल्यू 1.2 है, यानी कि अगर Q की वैल्यू 4.5 लोगे तो P की वैल्यू 1.2 लेनी है। अब कह रहा है कि यदि P की वैल्यू 0.3 है तो Q का पॉसिबल वैल्यू क्या है ये बता दो। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है, जब प्रोडक्ट सेम होता है। जैसे आप ये समझे, यहाँ पर ये कह रहा है कि P जो है वो Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि P जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/Q² के। तो अगर मैं Q² को इधर लाऊं तो आप बोलोगे कि P × Q² ये एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप फिजिक्स या मैथ के जैसे समझ रहे हो उसके तौर पर, इतना कुछ लिखने का मतलब बस ये था कि P और Q के स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हम ये कहें कि देखो यहाँ पर P कितना है 1.2 और इंटू Q का स्क्वायर कितना होगा 4.5 इंटू 4.5, ये इक्वल होगा दूसरे भी केस में, यानी कि दूसरे भी केस में P की वैल्यू कितनी है 0.3 और इंटू Q² के ये इक्वल होगा। तो हमें Q की वैल्यू बतानी है कि Q की वैल्यू कितनी हो सकती है। अब देखो अगर मैं इस 0.3 से इसको काट दूं तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसमें से एक 4.5 ले लो तो ये 9 आएगा। बेसिकली 9 का मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आप बात समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा यूज है, आप जरूर अच्छे से समझिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप बात समझ पाए या नहीं। अगला सवाल देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक मिनट, है कि एक टंकी को पाइप ए और बी 9 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप एक साथ खोले गए हैं, कुछ समय बाद ये पता चला कि टंकी के तल में एक रिसाव है जो पूरी टंकी को 22.5 घंटे में खाली कर सकता है, और उसके बाद इसकी मरम्मत भी कर दी गई। यदि टंकी कुल 6 घंटे में भर गई हो तो रिसाव की मरम्मत कितने समय के बाद की गई थी, ये हमें बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात, अगर हम बात करें ए और बी के लिए, तो ये कितना टाइम लगाते हैं भाई, ए 9 घंटे लेता है और बी 15 घंटे। यानी कि एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 3, यानी कि आप बोलोगे कि टोटल कितना पानी आ सकता है, टोटल उसमें उसकी जो एफिशिएंसी है या फिर टोटल कैपेसिटी है टंकी की वो कितनी है, तो आप बोलेंगे कि टोटल जो कैपेसिटी होने वाली है वो 15 या 45 लीटर उसमें पानी आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला क्या गया है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक उसमें रिसाव है यानी कि लीकेज है, जिससे जिसका क्या काम है भाई, लीकेज वो 22.5 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो अगर लीकेज के बारे में मैं लिखूं कि लेट से वो सी है और वो 45/2 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 2 की है,
वो हर एक घंटे में या हर एक दिन में जो भी है वो 2 लीटर पानी क्या करेगा, उसमें से खाली कर देगा। ठीक है, अब देखो इस हिसाब से अगर हम चलें तो क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि टंकी पूरे 6 घंटे में भरी है। ठीक है, और इसमें हुआ क्या है कि शुरू में ए भी काम कर रहा है, यानी कि पाइप ए भी खुला है, दूसरा पाइप भी खुला है, और जो रिसाव है, लीकेज है, वो भी काम कर रहा है, वो भी खुला हुआ है। ठीक है, और कुछ समय बाद पता चलता है कि अच्छा रिसाव है यानी कि लीकेज है, तो लीकेज को सही कर दिया जाता है और फिर बाद में पानी भर जाता है। ठीक है, और ऐसे में टाइम टोटल कितना लगा है, 6 घंटे का लगा है। तो आपको ये बताना है कि लीकेज को कितने समय बाद सही किया गया। ठीक है, तो अब देखो एक बात समझो, अगर मैं सीधे सीधे ये कहूं दोस्तों कि 6 घंटे में अगर 6 घंटे का टाइम लगा है, अगर 6 घंटे तक केवल ए और बी चलते, केवल पाइप ही दोनों काम करते, ये लीकेज नहीं रहता, तो 6 घंटे में कितना पानी आता? तो आप बोलते कि 1 घंटे में ये 5 और 3 8 लीटर का पानी भरेंगे, तो 6 लीटर में ये 8 छके 48 लीटर पानी डाल देंगे। डालना था उसमें 45 लीटर ही पानी, लेकिन ये डाल सकते हैं 48 लीटर 6 घंटे में, यानी कि 3 लीटर एक्स्ट्रा ये डालते हैं। लेकिन 6 घंटे में ये तो 45 लीटर ही डाल पाए हैं, 3 लीटर कम ही डाल पाए हैं, तो ये 3 लीटर कहाँ गया भाई? ये 3 लीटर सी खाली कर चुका है। बात समझ रहे हो? ये 3 लीटर सी खाली कर दिया 6 घंटे में, या जितने टाइम तक वो चला। तो अब टाइम अगर आपको बताना है कि सी कितने टाइम तक वर्क किया, तो आप बोलोगे कि देखो सी का काम क्या था भाई, सी ने 3 लीटर पानी खाली किया है, और किस रेशियो से, किस एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, 2 से डिवाइड कर दो, ये 1:1/2 आएगा, यानी कि इतना टाइम तक वो काम किया है, उसके बाद बंद कर दिया गया है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये इक्वेशन दे रखा है दो, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देख के आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, जो कि होता है ए प्लस बी और -3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेते हैं। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू आप लिखोगे, दिस इज सॉरी ये क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब होता है फॉर्मूले में, तो यहाँ पर भी हमें क्यूब लेना होगा। तो ये 125 बनेगा, नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब 8, और -3 ए के जगह पर आप कितना लोगे भाई, ए के जगह पर 2x और बी के जगह पर 3y, तो 3 दूना 6xy बन जाएगा बेसिकली ये। और a प्लस बी की वैल्यू, फिर से हम ले लेते हैं कितना, 5/2। ठीक है ना। अब देखो ये कितना बन गया, आप बोलोगे दोस्तों कि ये बन गया 125/8, और माइनस ये 6×3 = 18 हो गया, और इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में 1/6 दे रखा है, तो ये 1/6 हो गया, और इंटू 5/2। तो ये देखो 6×3 = 18 हो गया, तो ये बन गया अपने पास 125, और 5×3 = 15 × 4 = 60, 125 में से 60 हटा दो, 65/8, यानी कि ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 संख्याओं का औसत 54.5 है, 15 संख्याओं का औसत 50.4 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 62.5 है। तो कह रहा है कि प्रारंभ से 15वीं संख्या को अगर हटा दें तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये थोड़ा इजी लग रहा है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, पहले हम डेविएशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेविएशन आप देखो यहाँ पर कि ऑलरेडी एवरेज जो है पूरे ग्रुप का वो कितना है, तो आप बोलेंगे 54.5 है। ठीक है, अब देखो इसमें पहली 15 संख्याओं का जो एवरेज है ये कितना है, 50.4 है। ठीक है, और पहली जो 15 संख्याएं हैं वो कितना, उनका कितना एवरेज है, 50.4। कितना कम है, मैं डेविएशन चेक कर रहा हूँ। देखो पूरे ग्रुप का है 54.5, और पहली 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो 50.4 है, तो कितना कम है, आप बोलेंगे दोस्तों कि 4.1 कम है। ये कम है तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, कितनी संख्याएं हैं, 15। फिर आखिरी के जो 12 संख्याएं हैं इनका एवरेज 62.5 है, तो ये एक्स्ट्रा है, कितनी एक्स्ट्रा है भाई, तो आप बोलोगे कि 8 ज्यादा है, कितनी संख्याओं के लिए, 12 संख्याओं के लिए। तो ओवरऑल ये कितना आएगा, 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 15 एकम 15, 15 चौके 60, और एक 61.5, ये कम हो गया, और ये 12 8 96, ये ज्यादा हो गया। तो ये माइनस कर लो, अब 10 में से 5 जाएगा तो 5, और पॉइंट का यहाँ पर 6 के बदले 5 रह जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, और ये 34। देखो यानी कि ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है 34.5। इसका मतलब 15वीं संख्या जो है वो बाकी संख्याओं के एवरेज से कितना ज्यादा है, 34.5 ज्यादा है। तो अगर 15वीं संख्या को आप हटाते हैं तो ओवरऑल एवरेज इतना कम हो जाएगा। ठीक है, इतना रिड्यूस हो जाएगा एवरेज 34.5। लेकिन एवरेज डायरेक्ट इतना रिड्यूस नहीं हो सकता है, जितने नंबर बचेंगे वो सब बराबर बराबर रिड्यूस होंगे। ठीक है, इक्वली रिड्यूस होंगे सारे नंबर जो रिमेनिंग रह गए हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि देखो 26 संख्याएं थी, अब 25 संख्याएं बच गई, तो कितना रिडक्शन होगा उसमें, यानी कि कितना डिक्रीज होगा एवरेज,
ये मैं निकाल रहा हूँ एवरेज में कितने की कमी आएगी, तो आप बोलेंगे कि 34.5 टोटल कम होना है कितनी संख्याओं के लिए, 25 के लिए। 25 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, या 5 से डिवाइड कर लो, आपको जैसे सही लगे आप डिवाइड कर लो। तो 25 से डिवाइड करने से अच्छा हुआ कि 4 से हम मल्टीप्लाई कर लें, 5 चौके 20 का 0, और 4 चौके 16, 2 18, और 3 चौके 12, ये इतना आ रहा है बेसिकली 12.8 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया अपने पास, 12 गलत कर दिया क्या हमने, 5 चौके 20, 2 था, अच्छा ये 13 आएगा बेसिकली, 1 मिनट, ये आएगा अपने पास 13 और साथ में 8, और पॉइंट ये 25 चौके 100, एक पॉइंट इधर और आएगा क्योंकि एक इसमें ऑलरेडी पॉइंट है, तो ये बेसिकली 1.38 कम होने वाला है। 1.38 कम कर दो। अब देखो पहले से एवरेज था अपना 54.5, इसमें से 1.38 कम करने जाओगे तो ये कितना आएगा अपने पास, 53 और 0.12, 53 आएगा। देखो 12 तो लास्ट में आएगा ही ना, ये आंसर होगा क्योंकि ये तो 50 है, 50 में से 38 माइनस करोगे 12 तो आना ही आना है, तो ऑप्शन डी अपना। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट वाले एक खोखले शंक्वाकार बर्तन में एक गोला रखा गया है। यदि गोले का उच्चतम बिंदु शंकु के आधार के स्तर पर हो तो गोले के आयतन और शंक्वाकार बर्तन के आयतन का अनुपात क्या होगा। ये भी अच्छा सवाल है अपने आप में, पहले बात समझिए कि क्या बताने की कोशिश की गई है इसमें। ये कह रहा है कि ऐसा कुछ केस है, ठीक है, ये एक शंक्वाकार बर्तन हो गया, इसके अंदर एक इसने स्फीयर डाल दिया या फिर गोला डाल दिया, मान लो इस टाइप का, ठीक है, ऐसा इस तरीके का, ठीक है, और ये इसके डायमीटर को टच कर रहा है, ये भी बात दिया हुआ है। तो अब हमें इस शंकु का यानी कि कोन का और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो बताना है कि क्या आएगा। अब देखो अगर मैं इसको 2D में ड्रॉ करूं दोस्तों, 2D में ड्रॉ करूं तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। शंकु को हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है, यही है। कोई बात नहीं, चलो ऐसा मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो इस सर्कल के लिए पहले हमें रेडियस बनाना पड़ेगा। अब इसको, ये 2D फिगर है दोस्तों, इसका ये 2D वर्जन है, आप ये समझ लीजिए। 3D में ये स्फीयर है, लेकिन 2D में हम इसको एक सर्कल मान के चल रहे हैं, और कोन को हम ट्रायंगल मान लिए हैं कि वो त्रिभुज है। तो यहाँ पर अगर रेडियस निकालना है तो आप ये बोलेंगे कि इसका जो रेडियस होगा ये तो इन रेडियस बन गया। इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होगा, ट्रायंगल का एरिया अपॉन उसका सेमी पेरीमीटर, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप उसका, ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो ये कैसे निकालेंगे इन रेडियस, आप देखो इसमें अब सभी साइड हमें लिखना पड़ेगा। पहले 7 सेंटीमीटर आधार का त्रिज्या था, यानी कि देखो अगर इसका त्रिज्या 7 था तो ये पूरा डायमीटर कितना होगा दोस्तों, 14, और हाइट कितनी थी, 24। इसकी हाइट यानी कि यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी दे रखी थी, 24। अब देखो अगर ये वैल्यू 7 है, ये 24 है, तो ये वैल्यू 25 आएगा। 7 24 25 का आपको ट्रिपलेट याद होगा, ठीक है, ट्रिपलेट 7 24 25 वाला याद होगा, तो आप ये समझ पाए होंगे कि ये एल है। देखो अब ये समझना, ये भी एल है, ये भी एल है, स्लांट हाइट है, स्लांट एज या स्लांट हाइट ही है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, तो ये तो दोनों केस में बराबर होगा ना, क्योंकि शंकु एक ही है। तो इस फिगर में मैं बोलूं अगर कि देखो ये अब 25 हो गया दोस्तों, और ये भी अपने पास 25 है साइड, और नीचे वाला ये 14 था, तो ये कितना हो गया, 14 अपने पास, ठीक है। और अगर हाइट की बात करें यहां से, तो हाइट कितना है अपने पास, 24 है। तो अब अगर मैं इस रेडियस की वैल्यू निकालूं कि आर की वैल्यू क्या आएगा, तो ऊपर एरिया होगा, एरिया 1/2 इंटू बेस 14 और इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 24, और नीचे आप लिखोगे दोस्तों इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, 50 और 50 25, सॉरी 25 25 50, और ये 14 कितना होगा, 64 का आधा, ये हो गया 32। अब ये 2 से काटोगे आप, 2 सत्ते 14, और ये 3 अट्ठे 24, और ये 4 अट्ठे 32, यानी कि ये 7 या 21/4 आ गया रेडियस, ठीक है। अब वॉल्यूम का रेशियो लिखना है, तो देखो गोले का आयतन पहले लिखेंगे, तो ये होगा 4/3 पाई, और आर का क्यूब, आर आ गया है अपने पास 21/4 इंटू 21/4 और इंटू 21/4। रेशियो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई और आर स्क्वायर, एच आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 है ना, तो मैं 2 बार 7 ही ले लेता हूँ, 7 इंटू 7, और h की वैल्यू कितनी है, 24। बस इनको कैंसिल आउट कर लो, ये आंसर आएगा अपना। अब देखो अगर आप कैंसिल करोगे तो आप बोलोगे कि ये पाई/3 से ये कट 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 गया अपना, ठीक है।
बाकी और क्या कट सकता है, इस 4 से ये 4 काट सकते हैं हम, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और आप चाहो तो इस 7 से 7 तियां 21 काट सकते हो, और इस 7 से 7 तियां 21 काट सकते हो, और इस 3 से आप काट सकते हो, ये 3 अट्ठे 24, तो इधर 21 तियां 63 आ गया, और रेशियो इधर आएगा 4 चौके 16 अट्ठे 128। ये अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। देख रहे हो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप जरूर से कमेंट और लाइक करके जाना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स टॉयज इच फॉर रेट 264 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, यानी कि अगर वह कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का लाभ हो जाता। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज डिक्रीज बाई 20%, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया, एंड ही स्टिल वांट्स टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर, यानी कि वो अभी भी पहले जितना ही परसेंटेज प्रॉफिट लेना चाहता है, यानी कि पहले केस में 20% प्रॉफिट था, तो अभी भी 20% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। देखो इसको अगर आप एज अ क्वेश्चन ऐसे समझोगे, आपकी लैंग्वेज काफी लंबा चौड़ा है, काफी कैलकुलेटिव या टाइम कंज्यूमिंग बना दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस इसको वन लाइनर करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। जो मैं उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं अपने पेड बैचेज में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगा। डायरेक्ट हम लिख के चलते हैं कि देखो भाई, पहले सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कि सेलिंग प्राइस 264 है। देखो अगर 264 में बेचा है तो 12% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि अगर ये डिस्काउंट 12% देने के बाद 264 में बेचा है, तो अगर मैं अब मार्क प्राइस लिखना चाहूं तो आप बोलोगे कि ये होगा 100 और अपॉन 12% का डिस्काउंट है, तो नीचे 88 आएगा, यही होगा। अब हमने मार्क प्राइस निकाल लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ये इसी मार्क प्राइस पर बेचे, मार्क प्राइस हमने निकाला है देखो एमपी, और ये कह रहा है कि अगर इसी को एसपी बना ले तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा 20% का, ठीक है। यानी कि इतने में बेचने से अगर 20% का प्रॉफिट है तो सीपी कितना बनेगा, इसको 20% पीछे ले आते हैं, देखो पीछे नहीं ला रहे हैं, बेसिकली 20% का प्रॉफिट होगा इतने में बेचने से, तो सीपी कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 100/120, यही होगा। अब कह रहा है कि सीपी 20% कम हो गया, यानी कि यहां तक हमने जो लिखा ये क्या बन गया, अब सीपी ये 20% कम हो गया, 20% कम का मतलब 1/5, यानी कि ये 4/5 रह गया, ठीक है। अब कह रहा है आगे कि अगर वह पहले जितना ही प्रॉफिट लेना चाहे, यानी कि पहले 20% का प्रॉफिट होता था, अब भी 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो अब 120/100 में बेचेगा। ये फाइनल एसपी आ गया, अब इसको कैंसिल आउट कर लो। आप बोलोगे कि देखो ये पूरा तो इससे कट जा रहा है, ठीक है, और अगर आप 8 तियां 24, 8 तियां 24, 2 26, ये इससे 3 बार में कट जा रहा है, ठीक है, और ये 5 से ये कट गया, 20 25 100, तो आंसर कितना आएगा अपने पास। आप बोलोगे कि देखो 3 से कटने आएगा, 5 2 7 3 10, 5 5 10 दोबारा ये भी कट जा रहा है, लेकिन लास्ट में 0 भी आएगा, ये आंसर होगा अपना, ठीक है। आप कैलकुलेट करके चेक कर लो। 3 दूना 6 चौके 24, 12 तियां 36, दूना 72 चौके, कहीं गलत काट दिया क्या मैंने, अच्छा ये कट गया है ना, 1 मिनट यार, 1 मिनट रुक जाओ। आंसर तो हमने सही मार्क किया, फिर भी देखो बेसिकली हम किसको काट रहे थे, इस वाले से तो इसको काट चुके हैं ना, और इससे ये 3 बार में कट गया है, तो इस 5 से ये 20 बार में कटना था, 20 चौके 80 और 8 तियां 24, 240, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल टू दिस, बी सी इक्वल टू दिस एंड सी डी इक्वल टू दिस। इफ ए सी बाइसेक्ट्स बी डी देन लेंथ ऑफ ए डी इज व्हाट। देखो अगर मैं इसमें नाम लिख दूं दोस्तों कि ये है अपने पास ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, और ये बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बी डी जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो हमसे एडी की वैल्यू बतानी है, एडी की वैल्यू हमें ये मान लो एक्स है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, और डीसी आपको गिवन है कि ये कितना है 14, और ए बी भी आपको गिवन है, ए बी है अपने पास 21, और बी सी भी अपने पास गिवन है, बी सी है 16.8। अब देखो अगर आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको पता होगा दोस्तों कि ऐसे केस में जब भी कोई डायगोनल बाइसेक्ट होता है किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो उसके जो आसन भुजाओं का गुणनफल होता है, यानी कि प्रोडक्ट, वो सेम होता है। यानी कि देखो ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, तो इनका प्रोडक्ट 14 का और x का कितना आएगा, आप बोलोगे 14x, ये सेम होगा इनके प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, दिस इज 21 इंटू
16.8। इससे आप काटोगे तो ये 14 एक बार में, और 14 दूना 28 कट जाएगा, तो x का मान 12 एकम 12, लास्ट में 2 आएगा ना, और 12 दूना 24 और 1 25। दिस वन इज द आंसर, ऑप्शन 3। अब ये क्वेश्चन कई बार सीजीएल मेंस और सीपीओ में रिपीट हो चुका है, सीजीएल प्री में भी रिपीट हो चुका है, ठीक है, और आईसीएआर में आ गया। देखो अभी एनबीएस के पेपर में भी कुछ लोग बता रहे थे कि सीजीएल मेंस का जो 2020 वाला कुछ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट उसमें रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू दिस थीटा इज लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ दिस। देखो 0 और 90 के बीच में है, तो हम यहाँ पर एक बार ये भी कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू फिर पॉसिबिलिटी है 30, 45 या 60 होने की, तो 30, 45 या 60 रख के हम चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक चेक करेंगे तब तक मुझे लगता है कि थीटा की वैल्यू हम निकाल पाएंगे ऐसे ही, तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करके निकाल देता हूँ। देखो ये कितना है अपने पास, cos स्क्वायर थीटा, इस 3 को आप क्या मान सकते हो कि ये 3 इंटू 1 है, तो अगर ये 3 इंटू 1 है तो आप इसको 3 और 1 को आप ये कह सकते हो कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस 1 सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली ये 3 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ध्यान से समझना, और प्लस 3 और कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी ये निकल पाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, ये मैंने इसलिए कर दिया कि ऐसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब 3 से उधर भी मल्टीप्लाई कर लो राइट साइड में, तो ये 3 और कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और प्लस 3 और साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और इधर बन गया 3 कॉट को आप लिख सकते हो कि ये भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे कि साइन थीटा आ गया √3/2, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब इसमें थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दो, ये कितना बन जाएगा दोस्तों, थीटा की वैल्यू 60 रखने पर ये तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 1/2 होता है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे दोस्तों ये बन जाएगा 3√3/2, यानी कि ये बेसिकली 2 + 3√3/2 बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। अगला सवाल है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 64% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स इज 120 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 5 नोटबुक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे इसमें दिया गया है वैसे शुरू करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो पेन की जो कीमत है वो नोटबुक से 64% कम है। अगर ये पेन है और ये नोटबुक है, तो नोटबुक की कीमत अगर 100 होगी तो ये 64% कम है, यानी कि ये 36 बनेगा। अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये बनेगा 9 चौके 36 और ये 25 चौके 100, यानी कि एक पेन की कीमत अगर 9 रुपए है तो एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 25 रुपए। अब ये कह रहा है कि 5 पेन और 3 नोटबुक की कीमत कितनी है, 120। देखो 5 पेन की अगर वैल्यू निकालोगे तो 9 पचे ये 45 हो जाएगा, और 3 नोटबुक यानी कि 25 या 75 आएगा, तो ये कितना बनेगा दोस्तों, 25 इसमें ऐड कर दें तो ये 100 बन जाएगा, और उधर 20 रह जाएगा, यानी कि ये 120 बन रहा है। तो हमारे हिसाब से 120 बन रहा है, और क्वेश्चन में भी 120 है, यानी कि इक्वल है। तो अब 8 पेन और 5 पेन भी निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर आ गया बेसिकली। तो 8 पेन 9 के हिसाब से 9 8 72 रुपए ये हो जाएंगे, और ये 25 के हिसाब से 25 पच्चीस 125 रुपए ये आ जाएंगे, तो 5 और 2 7 7 2 9 197 रुपए लगेंगे, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अभी है 2 आइटम्स ए एंड बी, व्हेन ही सेल्स ए एट अ लॉस ऑफ 15% एंड बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ही हैज नो लॉस और प्रॉफिट। When he sells A at a profit of 25% and B at a loss of 10%, then he gains rupees 114. What is the difference between the selling prices of A and B in the first case? ठीक है, देखो ये कह रहा है कि अगर ए को 15%, दो उसके पास वस्तुएं हैं ए और बी, अगर ए को 15% के लॉस पर और बी को 25% के प्रॉफिट पर बेचे तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस मिलता है। अगर वो पहले को 25% के लाभ पर बेच दे और दूसरे को 10% के हानि पर बेच दे तो ऐसे केस में उसे 114 रुपए का फायदा हो जाता है। तो पहले वाले केस में ए और बी के विक्रय मूल्य का अंतर बताना है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ए को हम मान लेते हैं कि ये 100x था सीपी, और बी के लिए जो सीपी था ये 100y था। ठीक है, ये सीपी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस की। अब देखो पहले केस की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि पहले केस में ए को 15% के लॉस पर बेचा है, यानी माइनस का 15x, और बी को बेचा है 25% के प्रॉफिट पर, यानी कि ये प्लस का 25y हो गया। और ऐसे केस में ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, यानी कि ये जीरो के बराबर है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि दिस इज 3x
और प्लस 5y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ रहे हो? ऐसे ही करने पर ये इजी होगा। अगर आप दूसरा तरीका लगाओगे तो हो सकता है इजी हो जाए, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको पता नहीं वो याद आए ना आए, ठीक है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखो अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में ये कह रहा है ए को 25% के प्रॉफिट पर यानी कि 25x और बी को 10% के लॉस पर माइनस का 10y ऐसे में बेचता है तो 114 का फायदा हो जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब देखो अगर ये इक्वेशन मैं सेकंड मान लूं दोस्तों, तो बेसिकली अब हमें x और y की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको डबल कर रहा हूं और इसको डबल करके इसमें से उसको माइनस करूंगा, ठीक है। तो अगर डबल करके इसमें से इसको माइनस करें तो ये देखो 25 माइनस नहीं प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। तो अगर डबल करेंगे दोस्तों तो ये तो कट जाएगा प्लस होने के बाद, और ये 6 बन जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 19x, और ये 114 बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6। और अगर x की वैल्यू 6 है तो यहां से आप y की वैल्यू लिख सकते हैं कि y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 तिया 18/5 आएगा, यही होगा y की वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा था कि पहले केस में विक्रय मूल्य का अंतर कितना होगा। पहले केस में बेचा कितने में है, देखो ए को बेचा है दोस्तों वो 15% के लॉस पर यानी कि 85x में बेचा है, और बी को बेचा है 25% के प्रॉफिट पर यानी कि 125y में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 6 है तो ये इतना इंटू 6 हो जाएगा, 6 पचे 30 का 0 और 8 छक 48 और 3 51, 510 बन जाएगा, ठीक है। 6 पचे 30 और 6 अठे 48 और 3 51। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो कि ये तो 18/5 है भाई, इसको 18/5 से गुना करोगे तो 5 से 25 बार में कट जाएगा और 25 को 18 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 पचे 90 का 0 हासिल 9 और 18 दुना 36 और 9 45, ये आ गया 45। तो कितना गैप आ गया 50 और 10 60 का गैप आ गया, तो 60 अपना आंसर होगा, यानी कि ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको अलग टर्म मान के मैं सॉल्व कर देता हूँ ये वाला, ठीक है, और इनको मैं अलग निपटा लूंगा और इनको अलग निपटा लूंगा, ठीक है। ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि देखो ये बनेगा 10/10 इंटू 5 यानी कि ये 10 बचे 50 1/5 बन रहा है, ठीक है। अब इसको देख लो, ये 12 में से अगर 15 गया दोस्तों तो माइनस का 3 होगा, और ये इंटू 4 और बटा 10 आएगा डिवाइडेड बाई 10। तो ये बनेगा कितना, 4 तिया 12 बन रहा है ना, यानी कि ये बन जाएगा दोस्तों माइनस का 6/5, यही बनेगा। ये कितना है देखो 15 दुना 30 यानी कि ये 1/4 बन रहा है। अब सबको मैं एक साथ लिख देता हूँ कि कौन कितना बचा। यहाँ पर शुरू में 5 था, माइनस 1/5 था, और ये माइनस माइनस प्लस 6/5 हो जाएगा, और लास्ट में बचा प्लस 1/4, यही बचा ना। ये 1/4 था, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये बेसिकली 1 आएगा ना। ये कितना था 15/30 और गुणा का 2 था, तो ये कट के 1 आता है, ये 4 नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये 5 और 1 6 बन रहा है, किसको मैं ऐड कर रहा हूँ ध्यान से समझना, 5 को और 1 को ऐड कर रहा हूँ तो ये 6 बन गया, और ये 6 में से 1 गया तो 5/5 यानी कि ये भी 1 बन गया, तो 7 आएगा बेसिकली आंसर अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल at D if BC equal to 9 सेंटीमीटर then what is the length of BN। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। देखो ऐसा कुछ केस है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि जो राइट एंगल है वो सी पे है, यानी कि ये सी हो गया अपना, ठीक है। तो इसको मैं ए और बी बोल देता हूं। अब बोल रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट एम और एन है, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट है एम और ए सी का मिड पॉइंट है कौन, एन, ठीक है। इनको भी ये मिलाने की बात कह रहा है तो इनको भी मैं मिला ही देता हूँ। ये हमने इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और डी पर, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, डी पर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन अपने पास क्या है दोस्तों कि BC की वैल्यू अगर 9 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो BN की वैल्यू बता दो कि BN की वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैं BN के लिए एक फॉर्मूला सजेस्ट कर देता हूं, जो कि होगा BC और √3/2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि BC/2 और इंटू √6, इसका अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे बेसिकली,
तो ये इतना बन जाएगा, ठीक है। ऊपर आप उसको 6 बना दो और नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप BC की वैल्यू अगर रख दो तो ये 9/2 बनेगा और √6 बनेगा, यानी कि ये अपना आंसर है, ठीक है। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये आपको याद रहे ना रहे पता नहीं क्या होगा, एग्जाम हॉल की बात अलग होती है, ठीक है। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही तो याद भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन 90 डिग्री के लिए तो नहीं आता था, लेकिन इस बार आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो अगर आपको सॉल्व करने की चूल पड़ी है कि नहीं हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करें भाई। सॉल्व करने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब किसी ट्रायंगल में दोस्तों अगर 90 डिग्री पर उसकी माध्यिकाएं कटती हैं, आपको ये बात समझना होगा कि जो CM और BN है ये क्या है, ये मीडियंस हैं, क्योंकि मिड पॉइंट पे जाके मिल रही है, ठीक है। मीडियंस यानी कि माध्यिकाएं हैं। और जब किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं दोस्तों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ऐसे केस में आपको पता होगा कि जहां से माध्यिका नहीं खींचा गया है उसके सामने की साइड के स्क्वायर का 5 टाइम्स, यानी कि आप ये बोलोगे कि BC के स्क्वायर का 5 टाइम्स ये किसके बराबर होगा, बाकी के जो दो भुजाएं बच गए उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि AC बच गया तो AC स्क्वायर और प्लस एक बच गया AB, तो AB स्क्वायर के बराबर हो गया, ये हो गया, ठीक है। और एक बार आप पाइथागोरस अप्लाई कर लें इसमें, तो अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे दोस्तों कि अब BC कैसे लिखें, तो आप बोलेंगे कि AB स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर ये बेसिकली BC स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे कि देखो भाई हमें क्वेश्चन में तो ये निकालना है कि BN की वैल्यू बता दो, ये वाली लाइन। अगर आप BN निकालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये 90 डिग्री है और ट्राई एंगल NC और M में आप काम कर सकते हैं। एक वैल्यू 9 है, अगर NC की वैल्यू पता चल जाए तो हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे। NC की वैल्यू जो होगी वो आधी होगी AC की, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट है ना N, तो ये दोनों बराबर है। तो हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप माइनस करने जाओगे तो ये बचेगा 2AC स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 4BC स्क्वायर, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि AC की जो वैल्यू आ जाएगी बेसिकली, ये 2 टाइम्स कट रहा है, AC की वैल्यू ये आ जाएगा √2 और BC, यही आएगा ना, ठीक है। तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हो दोस्तों कि NC की वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट NC लिख दो। तो आप NC निकालना चाहो तो ये इसका आधा होगा, यानी कि ये BC/√2 होगा, BC यानी कि 9/√2 हो गया। अब जो आपसे पूछ रहा था वो निकाल दो, हमसे पूछा गया था डायरेक्ट भाई, मैं बता रहा हूं अब कि BN बता दो। तो BN पे पाइथागोरस आप यूज कर लो, तो ये हो जाएगा √NC का स्क्वायर, यानी कि 9×9 81/2 और प्लस 9×9 81। तो ये कितना हो जाएगा, 81 3 बार आ जाएगा, 3/2 इंटू का 81 और इसका स्क्वायर रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा और √3/2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9/2 और √6। तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा अगर आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते हैं तो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि A एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, B A से 20% कम कुशल है और C B से 60% अधिक कुशल है। A और B ने 8 दिन तक साथ काम किया, फिर A काम छोड़ देता है, फिर C भी काम करते हैं साथ में और दोनों काम को खत्म कर देते हैं, तो कितना दिन काम चला या कितने दिन में काम पूरा हुआ। देखो भाई ये कह रहा है कि A जो है ये 40 दिन में काम निपटाता है, ठीक है। और बी और सी के बारे में एफिशिएंसी की अब हम बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि बी जो है वो ए से 20% कम कुशल है, ठीक है। ए से 20% कम कुशल है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दोस्तों ए 100 है तो बी कितना होगा, इससे 20% कम होगा, यानी कि 80 होगा। और सी कितना होगा, सी बी से 60% ज्यादा है, यानी कि इसका 60%, 8×6 = 48, यानी कि 128 होगा। तो हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये कट रहे हैं ना, 4 से 25 चौके 100 और ये 20 चौके 80 और ये 4 से काटोगे, 4×3 = 12, 2 चौके 8। अब बताओ कि टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, टोटल वर्क। तो आप बोलोगे कि 40 और इंटू का 25 कर लो, 25 चौके 100, यानी कि 1000 यूनिट हो गया टोटल वर्क। अब शुरू में कह रहा है कि देखो भाई ए बी ने 8 दिन तक काम किया है, ए बी अगर 8 दिन तक काम करेंगे तो ए और बी एक दिन में कितना काम, दोनों 8 दिन में अपना 8-8 दिन का काम कर देंगे, सीधी सी बात ये है। ए 8 दिन में 25×8 = 200 काम कर लेगा और ये 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 160। तो बेसिकली ये 360 यूनिट का काम इन्होंने 8 दिन में निपटा दिया। तो अब 640 दिन का काम रह गया, 640 यूनिट का काम रह गया।
और ये 640 यूनिट का काम अब किसको करना है भाई, तो आप बोलोगे कि ये काम करना है अब बी और सी को, तो बी और सी से डिवाइड कर दो। बी और सी के लिए टाइम कितना लगेगा बताओ आगे, तो आप बोलोगे 640 यूनिट का काम है और बी और सी से कराना है, तो ये 52 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा 16 चौके 64 और ये 13 चौके 52, यानी कि ये 13 एक बार में 3 और 0, तो 13 दूना 26 और 4/13, ठीक है 12 सही 4/13 टाइम और लगा होगा। तो टोटल टाइम कितना बन गया दोस्तों, टोटल टाइम कितना बन गया, पहले 8 दिन चला था और प्लस 12 4/13 आ गया, तो 12 और 8 ये 20 4/13 दिन लग गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निवेशित धनराशि 3.5 साल में इतना और उसी रेट से 7.5 साल में इतना बन जाती है, तो यदि वह धनराशि को डबल कर दे और रेट सेम रहे उसी धनराशि को, ठीक है रेट को डबल कर रहा है, रेट डबल कर दे तो इतने साल का एसआई क्या बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं, पहले आप गैप चेक कर लो कि देखो इसको और इसको माइनस कर लो तो सीआई मिल जाएगा आपको कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सीआई क्या होगा। अगर आप माइनस करते हो तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि आप बोलोगे कि 4 सालों के लिए जो सीआई बनेगा, सॉरी एसआई बनेगा, ये कितना बनेगा, माइनस करो भाई, ये है 20,000 और ये कितना है अपने पास 16,000। अगर 20,000 में से 16,000 माइनस कर दे तो 4,000 बचता, उसमें से 160 और माइनस करना है, तो 4,000 में से 100 माइनस कर दो 3900, 60 और माइनस कर दो तो ये 3840 बनेगा। यानी कि 4 से मैं काट दूं तो आप बोलो कि एक साल के लिए जो एसआई बन रहा है दोस्तों, ये 4 नियम 36 और 4 छक 24 960 बन रहा है एक साल के लिए। तो हमें कितने साल के लिए बताना है, देखो हमें अब बताना है दोस्तों इस टाइम के लिए, टाइम कहाँ चला गया, ये 5 दूना 10 और 3 13/5 साल के लिए निकालना है। तो अगर 13/5 साल के लिए एसआई निकालोगे तो ये भी 13/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 960, लेकिन अब रेट डबल है ना तो ये वैल्यू भी डबल आएगी, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 13/5 था यार, तो हमारा अच्छा 960 भी तो था ये। अब देखो इसको काट लो, तो 5 से आप काटोगे तो ये बोलोगे कि 5 एक बार में 4 और 6, तो 5 नियम 45 और 5 दूना 10, तो ये 2 दूना 4 तियां 12, यानी कि यूनिट डिजिट पे अपने क्या आएगा 2 आएगा, यूनिट डिजिट पे 2 किसमें है, इसमें है, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अ मोटरसाइकिल इज अवेलेबल फॉर रेट दिस कैश और फॉर रेट दिस कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल आप बाई कर सकते हैं डायरेक्ट कैश पेमेंट करके 1,35,000 में, या फिर आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग में आपने कैश दे दिया 23,880 रुपए का और फिर 3 इक्वल आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल वो हो जाएगी, मतलब आप खरीद पाएंगे। और जो इंस्टॉलमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है वो 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ कि टोटल इंटरेस्ट पेड इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम, यानी कि अगर इंस्टॉलमेंट स्कीम से आप खरीदते हैं तो आपको कितना जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि उसकी कैश प्राइस कितनी है, तो आप बोलेंगे कि वो है 1,35,000। अगर मैं 23,880 का डाउन पेमेंट कर दूं तो रिमेनिंग प्राइस कितना रह जाएगा, यानी कि पे करने के लिए कितना बकाया राशि रह जाएगा, ठीक है। जो मैं बात करूं कि रिमेनिंग पेमेंट कितना रह जाएगा, तो आप बोलेंगे कि रिमेनिंग पेमेंट रह जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये आएगा 11120, ठीक है, एक और 1 आएगा ना, इतना आएगा, 10 में से 0 में से 0 10 में से, ठीक है ये आएगा, यानी कि इतना पेमेंट अभी करना है आपको। और इसी को आप 3 इक्वल अमाउंट में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी कि किस्तों में पे करना चाहते हैं, और 15% का इंटरेस्ट भी पे होगा, मतलब 15% की इंटरेस्ट लगेगा अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो, ठीक है। देखो अब सीआई का इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लगेगा, इन्होंने इंस्टॉलमेंट भी साथ में पूछ लिया, एसआई सीआई भी इजी इजी नहीं पूछा इन लोगों ने। देखो अगर 15% का इंटरेस्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन अब बढ़ गया, आप समझिए कि क्योंकि 3 साल लग जाएगा ना, यहाँ पर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। रेट अगर 15% है दोस्तों, तो इसका मतलब कितना हो गया 3/20। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अगर 20 है तो एक साल बाद आपको 23 पे करना होगा, लेकिन अब ये इंस्टॉलमेंट है तो दूसरे साल में ये 20 का स्क्वायर बनता और ये कितना बनता 23 का स्क्वायर, तीसरे साल में ये 20 का क्यूब बनेगा और ये कितना बनेगा 23 का क्यूब बनेगा। लेकिन चूंकि ये इंस्टॉलमेंट है तो हर एक बार इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट है तो हर एक साल इंस्टॉलमेंट सेम होना चाहिए, तो हर एक साल इंस्टॉलमेंट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 23 का क्यूब है तो इसे भी 23 का क्यूब बनाएंगे और इसे भी 23 का क्यूब बनाएंगे, तो 23 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो भी क्यूब बन जाए। और अगर हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में भी अब मल्टीप्लाई करना,
तो बेसिकली हमें यहाँ भी 23 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ भी 23 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कि हमारा प्रिंसिपल कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे कि देखो 23 का स्क्वायर होता है 529, उसका डबल करोगे तो ये 1058 आएगा और एक जीरो। ये देखो 20 का स्क्वायर 400, तो 23 चौके 9200 ये बन जाएगा, और 20 का क्यूब कितना हो गया, ये 8000 हो गया। तो टोटल वैल्यू जो प्रिंसिपल के लिए आ गई वो कितनी आ गई, इनको ऐड कर लो, जीरो, फिर 8, और आप बोलोगे कि 5 और 2 आ गया 7 अपने पास, और 9 8 17 का 7, और एक 2 ये आ गया। और यहाँ पर अगर आप टोटल, अब टोटल अमाउंट आप देखोगे कि टोटल अमाउंट कितना हमने पे किया, तो आप बोलोगे कि हर एक इंस्टॉलमेंट में हमने 23 का क्यूब पे किया है। 23 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 23 का क्यूब भी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद हो तो अच्छी बात है, वरना आपको निकालना पड़ जाएगा स्क्वायर को 23 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिलहाल मैं बता देता हूँ कि ये 12,167 होता है। ये तो एक इंस्टॉलमेंट की बात है, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट में पे हुआ है तो ये इसका 3 टाइम्स बनेगा। तो 7 तियाँ 21 और 6 तियाँ 18 और 2 20 का जीरो, और 3 एकम 3 और 2 5 और 12 तियाँ 36, यानी कि इतना रुपया हमने पे कर दिया। ठीक है, ये 6 था अपने पास। देखो अब कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल इतना ही पे करने के लिए बाकी था, लेकिन पे करना पड़ा इतना। तो कितना एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है, वही इंटरेस्ट होगा। आप बताओ कि यहाँ पर सीआई कितना देना पड़ा, इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, इनको माइनस कर लो। तो देखो एक में से जीरो जाएगा तो एक ही आएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 4, 14 में से 7 गया तो ये 7 बचेगा, और यहाँ पर बच गया अपने पास कितना, 5। तो 15 में से 7 गया तो ये 8 बचेगा, और ये दो दो अपना कट गया, तो 8 7 और 2 1 का इंस्टॉलमेंट बना। यानी कि आंसर अब 8 7 2 1 की वैल्यू हमें बतानी है कि इसका मान कितना आया। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये अपना इंटरेस्ट है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हुई। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, ऑलरेडी पहले से ये पता है कि जो पेमेंट करना था हमें वो इतने का करना था, लेकिन यहाँ पर पेमेंट तो ये करना पड़ा। तो आप बोलोगे कि हमारे हिसाब से 27780 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 111, एक बार और 1, तो अब इसकी वैल्यू इसके इक्वल गिवन है, तो हमें निकालनी है 8721 की वैल्यू। ठीक है, 8721 की वैल्यू। अब देखो इस जीरो से अगर मैं इस जीरो को कैंसिल आउट कर दूं, तो आप देखेंगे कि 8 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए। सीधी भाषा में आप बात समझ के बताइए कि 8 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 2 बन सकता है। तो आप बोलें कि 8 चौके 32, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। बेसिकली आप किसी भी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। तो अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, अपने आंसर के लास्ट में 4 होगा, ये पहली बात। और दूसरी बात कि आप यहाँ से मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं कि देखो ये 7 2 9 8 17, ये तो इसमें 3 नहीं आ रहा है, इसको चेक करो तो आप 2 2 4 और 2 6, ये 6 आ रहा है, यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पे जरा चेक कर लो, 7 2 9 8 7 15, इधर भी एक 3 का मल्टीपल है, तो 3 3 तो दोनों साइड कट गया, 7 2 9 8 1 9, अच्छा ये ही तो 9 बन रहा है ना, 7 2 9 8 1 9, ये भी 9 बन रहा है, यानी कि आंसर 9 का भी मल्टीपल होगा। तो आप चेक कर लो, यूनिट डिजिट पर 4 हो और 9 का मल्टीपल हो, ये तो यूनिट डिजिट पे 4 है ही नहीं, ये 9 का मल्टीपल होगा। 3 और 3 6 और 4 10 और 8 18, नहीं हुआ मल्टीपल। ये सेम है तो ये भी नहीं होगा, फिर ये आंसर होगा अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखो यूनिट डिजिट चेक कर लिया, यूनिट डिजिट पे 4 होना चाहिए और आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसको आप डीएस भी कह सकते हैं कि डीएस 9 होना चाहिए, तो ये अपना आंसर होगा। ये देखिए, ये सवाल भी किसी से कम नहीं है, ये भी फायर ही है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंपनीज ए एंड बी इन 18 वर इन द रेशियो 2:3 एंड द टोटल इनकम ऑफ कंपनीज ए एंड बी वाज रेट 355 करोड़, then what was the total expenditure in crores of A and B together in that year। ठीक है, देखो सबसे पहली बात दोस्तों कि यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। आप देखोगे कि इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो यानी कि खर्च का अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, और जो आप ये डेटा देख रहे हैं, यानी कि जो अपने पास ये डायग्राम है, ठीक है, जो लाइन ग्राफ बनाया गया है, ये किसको डिनोट कर रहा है, इसमें परसेंटेज प्रॉफिट दिखाया गया है, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, 17 से 20 तक कंपनी ए और बी का। अब देखो अगर कुल आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि कुल आय ए और बी के लिए कितना है, 355 है। मैं ये कह लेता हूं कि देखो ए की आय x रुपए है, तो बी की आय कितनी बनेगी, 355 माइनस x बनेगी, यही बनेगी। अब जरा देखना यहाँ पर, अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट लिखूं, ठीक है, पहले मैं बात कर रहा हूं 2018 की बात की गई है, कंपनी ए के बारे में बात करूं तो ए को 45% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो
तो अगर मैं इसको लिखूं कि 45% का प्रॉफिट हुआ इसको, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए के लिए इनकम मैंने एक्स मान रखा है और माइनस इसका खर्च कितना है। खर्च का रेशियो देखो 2 और 3 का है। 2 और 3 अगर खर्च का रेशियो है तो मैं पहले को 2y और दूसरे को 3y मान लेता हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि देखो भाई ए के लिए खर्च कितने का है, 2y का, और अपॉन फिर से यहाँ पर एक्सपेंडिचर लेना है, ठीक है। तो नीचे हम फिर से 2y ले लेते हैं और इंटू का 100 लेना है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप कैंसिल आउट करोगे, ये 9 पच्चे 45 कट जाएगा और ये 20 पच्चे 100 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये बनेगा बेसिकली कितना, अगर मैं 9y को इधर लिख लूं और ये 10 से गुना कर लूं तो 10x और माइनस का 20y, ठीक है। देखो ये कितना बन रहा है, आप ध्यान से समझ लो, 9y इज इक्वल टू का 10x और माइनस का 10 गुना 20y। इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों, 9y को भी उधर लेकर के जाओगे, सही लिखा ना मैंने, 9 पचे 45 20 पचे 100, 2 से 2 कट गया, 9y और 10 से गुना करेंगे 20y और 10x। तो अगर मैं इसको उधर लेकर के जाऊं तो ये बनेगा दोस्तों 10y और माइनस का, सॉरी 10y नहीं 10x, ठीक है। दिस इज 10x और माइनस का 29y इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ। अब आगे आप समझिए फिर से क्या कह रहा है यहाँ पर। अब फिर से अगर मैं लिखूं बी के लिए, ठीक है, तो बी वाले के लिए दूसरी कंपनी जो है उसके लिए जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है 40, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका इनकम, देखो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसका इनकम कितना था हमारे पास, तो आप बोलेंगे ये 355 माइनस का एक्स था, माइनस उसका एक्सपेंडिचर दैट इज 3y, अपॉन एक्सपेंडिचर दैट इज 3y और इंटू का 100। यहाँ भी अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो आप बोलोगे 4 तियां 12y और इक्वल टू हो गया, ये 10 से गुना करोगे तो ये 3550 माइनस का 10x और माइनस का 30y। इसको आप लिख सकते हो दोस्तों कि 10x और प्लस 42y इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 3550। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। y की वैल्यू क्यों, क्योंकि हमें टोटल इनका एक्सपेंडिचर बताना है। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर है, देखो ये टोटल एक्सपेंडिचर है, प्लस कर दो तो 3 और 2 5y की वैल्यू बतानी है। तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि मैं 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं तो आप देखोगे कि 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 42 और 29 तो ऐड हो जाएंगे, तो 9 2 11 और 4 2 6 और 1 7y, और ये कितना जाएगा अपने पास 3550। तो ये 71 से तो 5 बार कट रहा है, यानी कि y की वैल्यू 50 आ गई, और हमें 5y की वैल्यू निकालना था, यानी कि 50 बचे 250, तो 250 अपना आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है ये सही आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा था, अगर आप बाकी के इजी क्वेश्चन में टाइम बचा पाए होगे तभी इन क्वेश्चन में टाइम लगाना, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो पेपर में, आप 2-4 क्वेश्चन या लगभग 10 क्वेश्चन तक जाओगे, 5 क्वेश्चन तक, आपको पता चल जाएगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू हाई है, ठीक है। अगर मॉडरेट टू हाई हुआ पेपर, कैलकुलेशन ज्यादा दिखी, तो आप पहले इजी इजी वाले क्वेश्चन कर लो और बाद में लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो जिसमें इतना सारा कैलकुलेशन हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार बाल्टी पानी से भरी है। पानी को 66 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में डाल दिया जाता है, ठीक है। यदि टब में पानी की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर बढ़ गई है तो x का मान कितना होगा, ये बताओ। देखो सबसे पहली बात दोस्तों कि जब भी किसी एक बर्तन से पानी दूसरे बर्तन में डालेंगे, या फिर किसी ये क्या कह रहा है ऊंचाई वाले बेलन, हाँ पानी दूसरे बर्तन में डाल रहा है तो उस पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम दोनों कंडीशन में सेम रहना है, वॉल्यूम के सेम कर दो। पहले वाला बेलनाकार बाल्टी है, यानी कि कैसा है, सिलिंड्रिकल बकेट है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 21 इज द रेडियस, देन इट इज 21 इंटू 21 इंटू हाइट दैट इज 24। दिस इज द वॉल्यूम फॉर द सिलिंड्रिकल बकेट। अब हमें किसका लिखना है भाई, रेक्टेंगुलर टब। रेक्टेंगुलर टब का वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया, यानी कि घनाभ हो गया, तो घनाभ का आयतन आपको लिखना होगा, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना होगा अपने पास, दैट इज 66 सेंटीमीटर, और आपको चौड़ाई पता नहीं है, दैट इज एक्स, तो ये एक्स हो गया, एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 यूज कर लो, बस x की वैल्यू अब हमें बतानी है। कैंसिल आउट कर लो तो आप बोलोगे दोस्तों कि देखो ये 22 तियां 66 हो गया, ठीक हो गया, और ये 12 दूना 24 हो गया, ठीक है।
और ये 3 सते 21 हो गया और ये 7 से 7 कट गया, तो x की वैल्यू 21 दूना 42 आ गया, 42। दिस वन इज द आंसर। ये सवाल भी काफी ट्रेंड में है, इस टाइप के क्वेश्चन अब हर एक पेपर में आ जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय वाला जो पेपर हुआ था एनवीएस का, मैं जिसकी चर्चा किया था शुरू में, इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब देखो इस ऐसे में करना क्या है, बेसिकली आपको इक्वेशन तो दो बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन आप कितने फास्ट कैलकुलेट कर पाते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्रिक यहाँ पर बता दूं जो कि आपको पेपर में याद नहीं है, तो आपको वही तरीका लगाना है जो पेपर में याद आ जाए, लेकिन उसी पर वर्क ऐसा करना है कि स्पीड बना रहे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एनके मैथ्स नंदू कुमार, ठीक है। ये यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे, फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पे, जहां पर हैं आप वहां पे फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि 1 घंटे में धारा की दिशा में 8.4 किलोमीटर चलता है और धारा की विपरीत दिशा में 4.8 किलोमीटर, ठीक है। देखो धारा की दिशा में को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और धारा की विपरीत दिशा में को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर टाइम यहाँ पर 1 घंटे लग रहा है तो बेसिकली टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं अगर पहले केस में टाइम निकालूं कि देखो 8.4 डिस्टेंस चला है, ठीक है, किस स्पीड से भाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, तो अपॉन डी आ गया। और दूसरा चला है भैया 4.8 किलोमीटर, दिस इज 4.8 अप स्ट्रीम में यू की स्पीड से, तो टाइम 1 घंटे लगे हैं। सेकेंड केस में कह रहा है कि 17.5 किलोमीटर चला है धारा की दिशा में, यानी कि 17.5 बाई डी, डाउन स्ट्रीम में टाइम लग गया। अप स्ट्रीम में ये 9 किलोमीटर चला है, तो 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड से चला है, ठीक है। तो ये नीचे यू आ गया और यहाँ पे टाइम कितना लगा है अपने पास, टाइम कितना लग गया भाई, 2 घंटे का। अब ये कह रहा है कि ये दूरी कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, अगर ये शांत जल में चलता है, तो हमें बोट की स्पीड पहले निकालनी होगी कि क्या आएगा, ठीक है। और बोट की स्पीड कैसे निकलती है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ये होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो डी और यू दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो किसको हम इक्वल बना सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस वाले को, कि हम इसको 12 सतह 84, तो ये 0.7 रहने दें अपॉन डी, और प्लस ये 12 चौके 48, 0.4 अपॉन यू, और इक्वल टू ये 1/12, इतना लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो हम इसको, इस वाले को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपको पता है कि ये वाला टर्म अब इसके बराबर बन जाएगा। अब मैं माइनस कर रहा हूं, अगर अब मैं माइनस करूं तो आप बोलेंगे कि देखो इस वाले से ये वाला कट जाएगा और ये 25 चौके 100 यानी कि 10 बन गया, 10 में से 9 जाएगा तो ये 1/u आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 25/12 में से 2 माइनस करना है, तो 12 दूना 24, ये 1/12 बनेगा, ये u है u। तो u की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई अपने पास, 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। u की वैल्यू अगर इतनी है तो v की वैल्यू, सॉरी d की वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन से हम काम कर लेते हैं। अगर u की जगह पर यहाँ पर आप 12 रखोगे तो 12 चौके 48 यानी कि 0.4 आएगा, तो राइट साइड में कितना आ जाएगा, 0.6 बेसिकली, यानी कि ये आएगा अपने पास 8.4 बाई 0.6, ये पॉइंट काट दो, 14 छके 84 यानी कि ये 14 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d प्लस यू, यानी कि 14 और 12 28 का आधा, 14 और 12 26 का आधा, सॉरी 13 आ गया। तो टाइम कितना लग जाएगा बताओ, 31.2 चलना है 13 की स्पीड से, तो 13 दूना 26 और 13 चौके 52, 2.4 टाइम लगेगा, 2.4 का मतलब ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज दिस पर मंथ, ही सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 25% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 30%, देन हिज मंथली सेविंग इंक्रीजेज बाई, ठीक है। सेविंग बताना है कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर ये परसेंटेज में पूछता है कि कितना इंक्रीज हो रहा है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते हैं एलिगेशन का यूज करके, लेकिन ऑप्शन में परसेंटेज में गिवन नहीं है तो हम परसेंटेज में पहले निकाल लेते हैं, फिर उतना परसेंटेज इसका बता देंगे, यही बात है। एलिगेशन लगाओगे तो आप बोलोगे कि देखो भाई एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज होता है 30%, ठीक है। इनकम में कितना इंक्रीज होता है 25%, और सेविंग में कितना इंक्रीज होता है ये पता नहीं है, ठीक है। मैं एलिगेशन यूज कर रहा हूं, और पहले देखो सेविंग 20% था तो एक्सपेंडिचर 80% रहा होगा, यानी कि 20 और 80 का रेशियो कितना बनेगा, 20 चौके 80, यानी कि 1 और 4 का रेशियो बन रहा है, तो सेविंग 1 का होगा तो ये 4 का होगा, ठीक है। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे।
अब देखना जरा, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये 5 बनेगा, तो 1 की वैल्यू अगर 5 यूनिट है तो 4 की वैल्यू 20 यूनिट होगा। और अगर ये 30 छोटा है 25 से, तो सॉरी 25 से 30 बड़ा है तो ये छोटा आएगा। कितना छोटा आएगा भाई? 20 कम आएगा 25 से। 25 से 20 कम करोगे तो ये 5% आएगा, यानी कि सेविंग 5% बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितनी वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि हुई। पहले जितना सेविंग होता था उससे अब 5% ज्यादा होगा। ठीक है, तो कितनी अब सेविंग हो रही है ये नहीं बताना है, बस कितना बढ़ा है। तो आप बोलोगे कि पहले 20% होता था सेविंग, इसका 20% कितना होगा? तो आप बोलोगे दोस्तों, एक मिनट, ये हो गया 35, 60 और 00, इसका 20%, 20/100, और इसका 5% अब अपना आंसर आना है, क्योंकि ये पहले वाला सेविंग है, अब इसका 5% ही बस बढ़ा है। जितना ऑलरेडी सेविंग था उससे 5% बढ़ा है, तो 5% बस इसका निकाल दो। अगर ये कह रहा था कि बढ़ने के बाद कितना होता, ऐसे पूछता, तो हम यहाँ पर 105 ले लेते उस केस में। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये बस ये पूछ रहा है कि कितना बढ़ेगा। अब इसका वैल्यू निकाल लो, ये कितना आएगा। आप बोलोगे कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 20, 25, 100, और इस 5 से 5 कट गया, तो यही बचा बेसिकली। ये आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप से है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि ए बी एंड सी entered into a partnership by investing their capitals in the ratio 5:6:4. A gets 30% of the total profit for managing the business. The remaining profit is divided among them. ठीक है, यानी कि ए क्या किया भाई, बिजनेस को मैनेज करने के लिए 30%, जो टोटल प्रॉफिट था उसका 30% सबसे पहले ए को दे दिया गया बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट का 30% निकालने के बाद जो 70% रह गया, वो बट गया बाकी सबको किस रेशियो में? इन रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी उन्होंने जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया था, 5, 6 और 4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया था, तो उसी रेशियो में उनको पैसा दे दिया गया, बाकी जो प्रॉफिट बचा उसको। ठीक है, एट द एंड ऑफ अ ईयर, यानी कि एक साल के अंत में, द प्रॉफिट ऑफ ए वाज 20,000 मोर देन द सम ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ बी एंड सी, यानी कि ए का प्रॉफिट बी और सी के प्रॉफिट से 20,000 ज्यादा है। तो कह रहा है कि शेयर ऑफ बी बताओ कि टोटल प्रॉफिट में बी को कितना मिला। ठीक है, बी के लिए लाभ बताना है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली टाइम आप वेस्ट करोगे, और उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, देखो मैं ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पर। देखो अगर मैं ये निकाल लूं दोस्तों कि बी के लिए जो प्रॉफिट होना है वो रेशियो में कितना होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो ए बी सी ने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो आप बोलेंगे 5, 6 और 4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। तो जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी इसी रेशियो में बटेगा। तो बेसिकली मैं इसको 500 और इसको 600 और इसको 400 लिख लेता हूं कि परसेंटेज कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो। अब देखो सबसे पहला स्टेप मेरे लिए ये होता है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन आता कि 30% तो दे देना है पहले ही ए को। तो अगर देखो ये टोटल कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे कि ये टोटल जो है, अगर हम इसके हिसाब से प्रॉफिट देखें तो ये 1500 बन रहा है। ठीक है, अब इसका 30% अगर दे देना है ए को, तो बेसिकली अगर हम अलग अलग भी बात करें तो ये सारे 30% कम हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप टोटल का 30% ए को दे दो, या सबसे 30% लेकर दे दो। अच्छा बताओ, अगर मेंटेनेंस चार्ज ए को देना है और आप केवल बी को ही कह दो कि भाई तुम 30% दे दो ए को, तो क्या वो 30% देगा? बिल्कुल नहीं देगा। सबको 30% देना होगा, तब जाके ओवरऑल 30% बनेगा और वो ए को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ए को मिल रहा है तो ए का 30% नहीं जाएगा, इसका भी 30% कटेगा, इसका भी 30% कटेगा, और इसका भी 30% कटेगा, और वो जो कटने के बाद प्रॉफिट बनेगा वो ए को दे दिया जाएगा मैनेजिंग चार्ज के लिए। ठीक है, तो हम पहले ही 30% कम कर देते हैं, 30% कम करने पर ये 70% बचेंगे। ठीक है, तो ए का 70% कितना रह जाएगा? 500 का 70% 350, 6×7=42, ये 420 रह जाएगा, और ये 4×7=28, यानी कि ये 280 रह जाएगा। यानी कि 30% देने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट मिलना है इनको, वो इस रेशियो में बढ़ना है। ठीक है, तो देखो बी के लिए जो वैल्यू है ये 420 है, तो हम ये आंसर में चेक कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू 420 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी कि कौन सा वैल्यू 420 से कट रहा है, तो आप बोलोगे कि इकलौता ऑप्शन में 420 से कटने वाला है 8400, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, ये तरीका हमारे पास एक हो सकता है सॉल्व करने का। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो फिर आपको क्या करना होगा? देखो सीधी सी बात है, अब आप ये बोलोगे दोस्तों कि सवाल के हिसाब से 20,000 ज्यादा मिला है किसको? ए को। यहां पर देख लो कि ए को कितना ज्यादा मिला है, आप जरा सोचो।
तो आप बोलोगे कि ए को 1500 का 30% भी मिला है, 1500 का 30%, 15×3 = 45 यानी कि 450। तो आप बोलोगे कि देखो ए को 450 भी मिला है और अलग से, एक मिनट, 450 यानी कि 4 3 7 और एक 800 रुपए तो यहां से मिल गए। और बी और सी को टोटल कितना मिला है, तो आप बोलोगे 4 और 2 6 और एक 700 रुपए, यानी कि 100 रुपए ए को ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिल रहा है, 20,000 रुपए। तो एक की वैल्यू 200 आ गई और हमें बी की वैल्यू बतानी थी, यानी कि 420 की वैल्यू बतानी थी। तो 420 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 840 आएगा और 2 जीरो एज इट इज रह जाएगा। तो ये अपने आंसर है। आशा करता हूँ कि बात आप समझ पा रहे होंगे। जरूर से हमारे चैनल एलके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी भी एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी देखिए, अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन फर्दर फ्रॉम बी टू सी एट द रेट 75 किलोमीटर पर आवर, देन ही रिटर्न्स फ्रॉम सी टू ए एट x किलोमीटर पर आवर। इफ द रेशियो of the distances between A to B and B to C is 2:3 respectively, and the average speed of the entire journey is 61:11/49 किलोमीटर पर आवर, then what is the value of x। बहुत अच्छा, देखो क्या किया, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बनाया लेकिन कैलकुलेटिव बना दिया इन लोगों ने। ये वैल्यू ही देख के कुछ हद तक तो कैलकुलेटिव लग जा रहा है, लेकिन फिर भी चलो शुरू करते हैं। देखो ये कह रहा है दोस्त कि ए से बी तक गया कोई आदमी, ठीक है, और फिर कह रहा है कि बी से सी तक गया, यानी कि यहां से फिर आगे गया वो, मान लो हमने ये बना दिया, ठीक है, चलो आप समझ लेना। ये लेट से, इसके कहने का मतलब ये ए है, ए से बी गया और फिर बी से कहां तक गया, सी पर। और जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, वो ये कह रहा है कि अगर 2 है तो ये 3 है, ये 2 है अगर तो ये 3 है। और यहां पर क्या स्पीड है, ए से बी तक जाने के केस में स्पीड इसका कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर का। बी से सी तक जाने में इसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर का। और पूरा सी से ए तक जब आता है तब स्पीड है इसका x किलोमीटर पर आवर का। तो हमें x की ही वैल्यू बतानी है, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, x नहीं है स्पीड, उधर से आते समय पूरा होल जर्नी में इसका जो स्पीड है, फिर वह x, अच्छा हाँ x ही तो है, बिल्कुल बिल्कुल भाई सही था, x किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है। ये आपको होल जर्नी का एवरेज स्पीड दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं। इस 2 को मैं 200 मान लेता हूँ और इस 3 को मैं 300 मान लेता हूँ, क्योंकि इसको 200 और 300 मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 जीरो कैंसिल आउट होने के बाद ये अभी भी रेशियो 2 और 3 का रहेगा, ठीक है। तो कोई भी हमने जो कंडीशन है वो वायलेट नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको 200 और 300 मान लेता हूँ तो हमारे लिए अब इजी ये हो जाएगा कि इस केस में टाइम कितना लगा, आप बताओ। यहाँ पर अगर 50 की रफ्तार से आप 200 किलोमीटर की दूरी चलोगे तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम लग जाएगा, और यहाँ पर भी 4 घंटे का टाइम लग जाएगा। अगर 75 के स्पीड से 300 किलोमीटर की दूरी चलोगे तो 75 300 को 75 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 4 4 घंटे दोनों जगह लगे। अब अगर आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो तो आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड कैसे निकलता है मेरे भाई, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस तो 1000 हो गया। यहाँ पर 1000 कैसे, देखो यहाँ पर 200 और 300, 500 जाने का और 500 आने का, और नीचे टोटल टाइम लिखोगे तो एक बार टाइम 4 घंटे है, अगली बार भी टाइम 4 घंटे है, और पूरा जब आता है ये 500 की दूरी चल के आता है तो स्पीड x है, यानी कि ये मैंने दूरी बटा 4 लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन में ये एवरेज स्पीड गिवन है, इसको ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 3000 और बटा 49, ब्रेक कर लेना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि देखो ये 3000 और बटा 49 बन गया, और इधर कितना बन गया, ये अपने पास 1000 और बटा 4 4 8 और प्लस 500 और बटा x। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 तियाँ 24 प्लस 5 तियाँ 1500 बटा x इक्वल टू 49 आ गया। तो आप बोलोगे दोस्तों कि ये 1500 बटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो ये 25 से कट जाएगा, 25 छक 150, यानी कि 15 छक्के छक्के 90, 25 छक 150, 60 बार में आएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 60, यानी कि ये अपना आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर पर आवर है। अब ये कह रहा है कि एक खंभे को 27 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। प्लेटफॉर्म को पार करने की कंडीशन में बस डिस्टेंस यही बढ़ेगा जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। अगर ये
दोनों जगह ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रही है। देखो सबसे पहले हम ये कह लेते हैं दोस्तों कि स्पीड दोनों केस में सेम होगा, ठीक है ना, स्पीड दोनों केस में सेम रहना है। तो हम एक ही बार यहाँ पर ये कह लेते हैं कि यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो कि ट्रेन की लंबाई के बराबर आएगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा उसमें ट्रेन की लंबाई भी होगा और साथ में प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा, और यहाँ पर बस ट्रेन का लंबाई होगा। तो दोनों डिस्टेंस को अगर मैं माइनस करूँ तो ट्रेन कट के और केवल प्लेटफॉर्म रह जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हमें माइनस करना है दूसरे वाले में से पहले वाले में, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल जाएगी। डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे कि ये होता है दोस्तों स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 42 इंटू 5/18, 5/18 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, और टाइम का गैप लिख लो, हमने टाइम ही का ही तो गैप लिखना है यहाँ पर। 51 सेकंड में से अगर 27 सेकंड चला जाए तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे दोस्तों 27 में से 4 कम बचेगा। 4 कम क्यों बचेगा भाई, 27 दूना 54, 3 कम बचेगा यानी कि ये 24 बचेगा। अब काट लो, तो ये 8 या 24 और ये 6 तिया 18 और ये 6 सत्ते 42, तो 8 पचे 40 और 4 सत्ते 28, 280 आएगा ये, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। ये है आखिरी क्वेश्चन, कह रहा है आपको कि 5 अंकों की एक संख्या ये वाली अगर ये 3 7 11 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू बता दो। देखो ये भी डायरेक्ट सीजीएल मेन से आ गया है, सीजीएल मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सीपीओ में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और बात करें तो सीजीएल प्री में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने 2020 या 2019 का देखा होगा सोल्यूशन तो आपको याद होगा। ये सारा सोल्यूशन मैंने करा रखा है, आप जरूर से जाके हमारा चैनल एनके मैथ्स का जो है यूट्यूब चैनल, इस पे जो प्ले लिस्ट है दोस्तों, प्ले लिस्ट को जरूर से जाकर के चेक करें। प्ले लिस्ट में सीजीएल का, सीपीयू का, सीएचएसएल का सबका सोल्यूशन डाला हुआ है पिछले 2-3 सालों के, ठीक है, तो आप जाकर के जरूर से चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 3 7 और 11 से कट, तो मुझे तो डायरेक्ट याद है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करा रखा है, तो मुझे याद है ये, ठीक है। देखो 3 7 11 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो इनका एलसीएम आएगा 231 231, और अगर एलसीएम 231 आ गया तो हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पहले 231 से, ये जानने के लिए कि एक्स वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये देखो 4 है, 5 है और 9 है, और एक्स वाई की जगह पर मैं अपने तरफ से 9 पुट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब डिवाइड करो, ठीक है। अब देखो अपने तरफ से 9 लिखा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि यही एक्स है और यही वाई है, ये अभी एक्स वाई नहीं है, ये तो मैंने एज्यूम किया है, एक्चुअल वैल्यू एक्स वाई का नहीं है, ठीक है। अगर डिवाइड करोगे तो आप ये एक बार में कटेगा 2 3 1, कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये फिर से 2 बच जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एक बार और 9 में लेके आता हूं, तो ये कितनी बार में जा सकता है, 10 बार में तो नहीं जाएगा, 9 बार में मुझे लगता है कि ये चला जाएगा। 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से एक बार काटते हैं इसको, देखो ये 9 टाइम्स, तो आप बोलोगे 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7, 9 दूना 18 और 2 ये 20, तो कितना बच गया, 0, ये 1 और ये 2 बच गया, ये तो कैंसिल हो गया। फिर से 9 लेंगे तो ये फिर से 9 टाइम्स ही कट जाएगा, 9 टाइम्स 20 और 79 कटा था, तो ये 0 आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 30 रिमाइंडर बच रहा है। तो जो एक्चुअल नंबर होगा दोस्तों वो इससे 30 कम रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 30 माइनस करने ही तो पूरा पूरा कटेगा। ये कह रहा है ना कि टोटली डिविजिबल है, मल्टीपल है, इसका मतलब टोटली डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि डिविजिबल है, यानी कि पूरी तरह से कट जाता है, तो पूरी तरह से कब कटेगा, जब ये रिमाइंडर नहीं बचे, यानी कि 30 को हम माइनस कर देंगे, तो जो नंबर बचेगा उसके लास्ट का 2 डिजिट हमें केवल लेना है, केवल 2 डिजिट से ही काम है, क्योंकि यही एक्स और वाई है। तो इसको माइनस कर दो, ये 6 और 9 आ रहा है, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, बस हो गया। यहाँ पर रख लो, ये कह रहा है कि एक्स का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3xy यानी कि 3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 9 छक 54, यही आएगा। निकाल लो, इसको माइनस कर लो, ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि दोस्तों 11 में से 6 गया ये 5, और ये बच गया अपने पास 7 में से 3 गया 4, माइनस का 45, और ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 1 16, तो 12 में से 5 गया, तो यार कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 3xy, तो 9 छक 54 गुणा 3 यही तो आ रहा है, एक्स का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। नौ छक 54, तिया 4 तिया 12 और 5 तिया 15, अच्छा ये 162 है, तो हम ऐसे ही कर लेते ना, देखो जब ये 162 ही आ गया तब तो ये इजी हो गया, इसको ना लेके हम इसको एज इट इज रख लेते हैं कि ये माइनस का 81 है,
अरे यार, एक मिनट, ये प्लस था और ये माइनस का 81 था और यहाँ पे 36, क्योंकि अब देखो ये भी 81 का डबल है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये 81 बनेगा प्लस का, और ये 36 बनेगा। तो 6 और एक 7 और 8 3 11, सही ही निकाला था हमने, पहले भी यही आ रहा था। अच्छा अच्छा, इसमें ये नहीं पूछा है ना, इसकी वैल्यू नहीं पूछा है, देखो कितना घुमा रहे हैं यार ये लोग, दिमाग खराब कर दिया इसने तो। देखो, ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ये किसका गुणज है, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा इसका मान नहीं बताना है, ये किसका मल्टीपल है ये बताना है। बताओ भाई, 117 किसका मल्टीपल है, 13 नमा 117 होता है, तो 13 और 9 का मल्टीपल है, तो आंसर 13 हो जाएगा, ये आंसर होगा, क्योंकि 9 तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 13 आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किया है कि आपको समझ भी आए। आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।